हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो एक विशेष श्रृंखला चल रही है उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। मैं आप सभी लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आज के इस लेक्चर के अंदर में हम लोग बहुत ही बढ़िया वाले इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को यहाँ पर में सॉल्व करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि मैं यहाँ पर में देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, कंटिन्यूअसली लोग जुड़ते जा रहे हैं। सभी को गुड आफ्टरनून। जितने भी लोग यहाँ पर में आते जा रहे हैं, यहाँ पर में सोनी कुमारी जी और जैसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। यहाँ पर में रंजना कुमारी जी है, पप्पू कुमार है और अ, हमारे साथ में एमडी हमीद रजा जी है। बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़ गए। चलिए नाउ फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर में सबसे पहले तो हमारे क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे जिन्होंने लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, भारतीय योजना के वास्तुकार कौन है? ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। भारतीय योजना के वास्तुकार कौन है, ये बताइए जल्दी जल्दी से। ठीक है, आज हमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी से चलना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ा सा जो है हम जो है क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है। तो भारतीय योजना के वास्तुकार कौन है? तो भारतीय योजना के वास्तुकार, ध्यान से समझना फ्रेंड्स आप लोगों ने, इंडियन प्लानिंग, फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग, ये केवीएस की एग्जाम में क्वेश्चन आया था। कितने लोग हैं जो वो क्वेश्चन देखना चाहते हैं? अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो मैं आप लोगों के लिए जो है वो करा दूंगा। आप लोग बता दीजिएगा जल्दी से। तो भारतीय योजना केवीएस का क्वेश्चन करा दूंगा। केवीएस यहाँ पर भारतीय योजना के वास्तुकार कौन है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो पीसी महालनोबिस जो है फ्रेंड्स, ये भारतीय योजना के वास्तुकार माने जाते हैं। प्लानिंग, फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग, ठीक है, या फादर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है, इनको कहा जाता है। पीसी महालनोबिस के बारे में जो है फ्रेंड्स दो तीन चीजें आप लोगों को याद रखनी है। एक्चुअली इन्होंने जो है फ्रेंड्स भारत के अंदर में प्लानिंग के अंदर में बहुत ज्यादा योगदान दिया है। साथ ही साथ जो है इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग भी कहा जाता है। साथ ही साथ जो है फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी के पिता भी इनको कहते हैं। ठीक है, आधुनिक सांख्यिकी के पिता के नाम से भी इनको जाना जाता है। सांख्यिकी मतलब होता है डेटा कलेक्शन। अब आप बताइए, अगर डेटा का कलेक्शन नहीं होगा कि हमारे देश के अंदर में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, कितने लोग जो है जंगलों में रहते हैं, कितने लोग जो है शहरों में रहते हैं, कितने लोग गांव में रहते हैं, कितने लोग जो है वो गांव से निकलकर अब जो है वो शहरों के बस्तियों के अंदर में रहने लगे, झुग्गी झोपड़ियों में कितने रहते हैं, बड़े बड़े टाउन्स में कितने लोग रहते हैं। तो ये डेटा जब तक नहीं रहेगा तब तक हम लोग प्लान कैसे बनाएंगे, योजनाएं कैसे तैयार करेंगे? तो सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स जो है ये पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, एक और क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है फ्रेंड, जो आप लोगों ने ध्यान रखना है। स्टैटिस्टिक्स, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत सारे बार आता है, क्योंकि इन्हीं के जन्मदिन के ऊपर में मनाया जाता है। ठीक है, तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, इनके जन्मदिन के ऊपर में 29 जून को मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। देखो मैं यहां लिख देता हूं, नेशनल नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। ठीक है, राष्ट्रीय जो है सांख्यिकी दिवस, इसको आप लोग बोलते हो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये मनाया जाता है आप लोगों का 29 जून को। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, 29 जून को मनाया जाता है इनके जन्मदिन के अवसर पर। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, प्लीज इसको याद रखिएगा। हो सकता है मैं लास्ट में आप लोगों से ये पूछ लूं। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, भारत और चीन के संबंधों के बीच में, ठीक है, एक सिद्धांत बन चुके पंचशील पर कौन से वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? पहली बात तो ये पंचशील एग्रीमेंट कौन से दो देशों के बीच में हुआ था, ये क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग लिख दीजिए। ठीक है, 1000 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, केवल और केवल 3 मिनट के अंदर में। 750 से ज्यादा लाइक कर दिया आप लोगों ने 3 मिनट में। जल्दी से सेक्शन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। और जिन्होंने भी टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर में पंचशील की, तो पंचशील भारत और चीन के बीच में हुआ था, और ये हुआ था आप लोगों का 1954 के अंदर में। ठीक है, 1954 में। तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री, और चीन के प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई। ठीक है, चाउ एन लाई, क्या लाई? चाउ एन लाई। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से कि पंचशील एग्रीमेंट के समय में भारत के और चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उधर के चाउ एन लाई। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सभी लोग लिख दो एक बार। चाउ एन लाई, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, ये पंचशील एग्रीमेंट वाला पॉइंट। ठीक है, तो 1954 में हुआ था, अप्रैल 1954 के अंदर में। ठीक है, चाउ एन लाई जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू और चाइना के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई, इन दोनों ने हस्ताक्षर किए थे इसके ऊपर में। ठीक है, ताकि दोनों के बीच में दोस्ती बनी रहे। बाद में जो है चीन ने
जो है फिर भी युद्ध किया भारत के साथ। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, वो जो क्वेश्चन था, ठीक है, जो मैंने अभी आप लोगों से पूछा था कि कितने लोग देखना चाहते हो, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर में, केवीएस टीजीटी 2018 का पेपर का क्वेश्चन, बताइए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और हर एक बच्चा जो है फ्रेंड्स आंसर करेगा। ये केवीएस टीजीटी का मैंने अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि किस तरीके से पढ़ाई की जाती है। 1100 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स हमारे साथ में। एक बार सभी लोग एक साथ सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, ताकि इसी तरीके से जो है फ्रेंड्स और भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवाता रहूं। अगर कॉन्फिडेंस फील हो रहा है तो बता भी देना कमेंट के अंदर में कि जी सर कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, ताकि मैं आप लोगों का कॉन्फिडेंस ऐसे ही एग्जाम के क्वेश्चन के साथ में बढ़ा दूं। तो भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है फ्रेंड्स, तो पीसी महालनोबिस को जाना जाता है। पीसी महालनोबिस जो है, इनका हैप्पी वाला बर्थडे कब आता है, इनका हैप्पी वाला बर्थडे जो है फ्रेंड्स वो 29 जून को आता है। इन्हीं के हैप्पी वाले बर्थडे के दिन हम जो है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए हमारे भारत की सेकंड नंबर की जो योजना थी, ठीक है, वो इन्हीं के द्वारा जो है पीसी महालनोबिस मॉडल के आधार पर बनी थी सेकंड नंबर की योजना। फर्स्ट नंबर की जो योजना थी हमारी वो बनी थी हैरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर में, हैरोल्ड डोमर। ठीक है, आप लोगों की सेकंड नंबर की, ठीक है, जो फर्स्ट नंबर की जो थी वो हैरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर में बनी थी। जो सेकंड जो थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर बनी थी। अब ये हैरोल्ड डोमर मॉडल क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा, लेकिन उसके अंदर में हैरोल्ड डोमर भारत में आके तो उन्होंने बनाया नहीं था। उन्होंने जो कंसेप्ट दिया था उसके आधार पर हमने बनाई थी वो योजना, जिसमें ये बोला गया था कि आपके देश के जो प्राइमरी एक्टिविटी, मतलब सबसे ज्यादा एक्टिविटी करने वाले जो लोग हैं, उन पर फोकस करके जो है आप अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाइए। हमारे देश के अंदर में कौन से लोग थे सबसे ज्यादा, ठीक है, उस समय में भी एग्रीकल्चर के ऊपर में डिपेंडेंट, तो हमने एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने का निर्णय लिया था। ठीक है, चलिए, तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, ये क्वेश्चन अगर आ जाए आप लोगों से तो बताइएगा जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी एनडीए जो सेकंड पेपर था जनरल एबिलिटी का, उसके अंदर में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए एक नया ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस। एक नया वाला क्वेश्चन आपको बताता हूं मैं, ठीक है, ध्यान से समझना आप लोग। ये जो क्वेश्चन है ये वाले तो अब आप लोग आंसर कर दोगे बड़ी आसानी से, ठीक है, इसका आंसर कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा एकदम स्पीड में। ठीक है, नया क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं प्रथम पंचवर्षीय योजना जो पहली 5 ईयर प्लान थी 1951 से लेकर 1956 तक चली। ओके, इस योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल एक युवा अर्थशास्त्री कौन थे। ठीक है, बड़े फेमस है वो, ठीक है, बाद में जाकर एक बहुत बड़े प्रोफेसर भी बने वो। ठीक है, काफी सारी बुक्स है उनकी अर्थशास्त्र के अंदर में। तो कौन से थे वो व्यक्ति, युवा अर्थशास्त्री, जिन्होंने 1951 से 1956 के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाया था पहली पंचवर्षीय योजना बनाने में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाने में। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है फ्रेंड्स वो हैरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर में आधारित था। ठीक है, किस पर आधारित था, हैरोल्ड डोमर, लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए यहां पर मैं। ठीक है, फर्स्ट वाला जो था वो था हैरोल्ड डोमर पे, हैरोल्ड डोमर। हैरोड और डोमर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में दो अर्थशास्त्री थे जिन्होंने ये मॉडल दिया था। ठीक है, उस मॉडल पर आधारित था। और हमारे भारत के अंदर में कई सारे जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने बनाया था, जिसमें से एक थे के एन राज। ठीक है, के एन राज। तो के एन राज जो है फ्रेंड्स, इन्होंने जो है पहला 5 ईयर प्लान बनाने के अंदर में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय वो यंग भी थे। ठीक है, और उनको फर्स्ट 5 ईयर प्लान का आर्किटेक्ट कहा जाता है, पहली पंचवर्षीय योजना का आर्किटेक्ट। ठीक है, के एन राज। तो पहली पंचवर्षीय योजना हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसमें बोला जाता है कि जो सबसे ज्यादा लोग जो है आप लोगों की जिस पर आधारित है उसको फोकस करना चाहिए। हमारे भारत में कृषि थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो एग्रीकल्चर पर फोकस थी, एग्रीकल्चर पर, ये भी याद रख सकते हो आप लोग, एग्रीकल्चर के ऊपर में फोकस किया गया था। ठीक है, के एन राज जो है उसके मुख्य आर्किटेक्ट माने जाते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग थे लेकिन इनका योगदान बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये है के एन राज। उस समय तो यंग थे, अभी चलो उनकी फोटो जो है वो ये अब देख सकते हो। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन था जो आप लोगों को मैंने यहाँ पर मैं बता दिया। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ओके, मैं आगे में एक क्वेश्चन बीच में डाल देता हूँ ताकि दूसरा एक क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पर में कर सके, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर दोगे जल्दी से। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। देखिए, अगर आपसे बोला जाए कि वास्तुकार ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो वो के एन राज हो जाएंगे। पहली पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार कौन है, किसने बनाया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से लेकर 1956 तक चली। अदरवाइज अगर जनरलाइज क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय योजना
के वास्तुकार के रूप में किसको जाना जाता है? इंडियन प्लानिंग के वास्तुकार के रूप में। तो आंसर जो है आप लोगों का पीसी महालनोबिस होगा। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? प्रथम वाला पूछे तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा के एन राज, और अगर आप लोगों से इन जनरल पूछे तो पीसी महालनोबिस। इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ इस क्वेश्चन के जरिए, क्योंकि मुझे पता है कि कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अभी के अभी यहाँ पर मैं आपको इसका वो दिखा देता हूँ, क्योंकि सोच समझ के आप लोगों के लिए लाया गया है फ्रेंड्स, पूरा का पूरा कंटेंट। देखिए यहाँ पर मैं प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? अब इसका आंसर हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में देगा, चाहे लाइव देख रहे हो ऑफलाइन देख रहे हो, हर एक बच्चा। और एक बार प्लीज जहां जहां शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि इसी तरीके से आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो करवाए जा सके। जितने भी बच्चे जिन्होंने अब तक सेशन को लाइक नहीं किया, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी कर देंगे। ओके, एकदम स्पीड में आंसर लगाते जाओ। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी ये भी बता देंगे, और कौन से मॉडल पर आधारित थी, किस चीज के ऊपर में फोकस किया गया था, ये भी सारी चीजें लिख दीजिए कमेंट में, अगर जैसे जैसे याद आ रही है तो। ठीक है, तो ये मैंने जो कंफ्यूजन था बच्चों को, जब पढ़ते हैं बुक से, आप खुद से पढ़ते हो तो आपको ये कंफ्यूजन रहता है अक्सर, जो अब मैंने क्लियर कर दिया। इन जनरल पूछे आप लोगों से तो इन जनरल आप लोग क्या लगाओगे, और अगर मान लीजिए कि आपको ओवरऑल पूछे तो क्या लगाओगे, आप लोगों ने लगा दिया है। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार प्राइमरी टीचर ऑफिशियल पेपर जो 24 अगस्त को हुआ था उसके अंदर में पूछा गया प्रश्न, ध्यान से समझिए आप लोग। ये क्वेश्चन जो है आपका इसमें पूछा गया था बीपीएससी में, टीआरई के अंदर में, और आप लोगों को टीआरई के सभी क्वेश्चंस को उनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में हम लोग जो है रैंक बूस्टर सीरीज में कर रहे हैं। ये मैंने कल रात में रैंक बूस्टर सीरीज के अंदर में इसको करवाया भी, आप लोगों को समझाया भी। काफी सारे बच्चे थे जो कल रैंक बूस्टर सीरीज में भी थे। ठीक है, तो उन लोगों के लिए तो फायदेमंद है, क्योंकि अगर क्वेश्चन इसमें से ये आता है या इससे रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चन आता है तो आप लोग लगा पाओगे। मैं तो बोलता हूं कि तारीख के साथ बता सकते हैं मेरे बच्चे, तारीख के साथ बता सकते हैं। तो 1918 के अंदर में जो है फ्रेंड्स, कृषि चंपारण कृषि अधिनियम, जो चंपारण था वहां पर में जब गांधी जी ने आंदोलन किया 1917 में, तो उसके बाद में एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी की सिफारिश के आधार पर चंपारण कृषि अधिनियम, चंपारण एग्रेरियन एक्ट बना था 1918 में। वो एक्ट बना था आप लोगों का 4 मार्च, ठीक है, 4 मार्च 1918 को पास हुआ था। ये क्वेश्चन आप लोगों को कल मैंने रात में याद करवाया था। देखिए कितने सारे बच्चे जो यहाँ पर में लगा भी रहे हैं, 4 मार्च 4 मार्च 4 मार्च। ठीक है, ये जो भी बच्चे हैं, ये सब के सब बच्चे जो है वो क्लास के अंदर में उन्होंने देखा हुआ है। ठीक है, हमने बहुत डिटेल में बार बार रिवीजन करके पढ़ा है। मैं अभी भी कह रहा हूँ आप लोगों से, जितने भी बच्चे जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए वो जल्दी से हो जाइए, क्योंकि ये मौका आपके हाथ से छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं तो बाद में आप सोचोगे कि यार जब मौका था, जब पढ़ रहे थे अच्छे से सब लोग, तो काश पढ़ लिया होता उस समय में। तो आंसर जो है यहाँ पर में नन ऑफ दी अबव होगा, क्योंकि चंपारण कृषि अधिनियम आप लोगों का हुआ था 4 मार्च 1918 को पास। ठीक है, 4 मार्च 1918 को। ये इसके बारे में पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को डिटेल कल रात में पूरा का पूरा आप लोगों को बताया, एक एक पॉइंट के बारे में। इसी के साथ में आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि कितने प्यारे प्यारे से बच्चे जो है, उन लोगों को पढ़ने में मन लग रहा है, उन लोगों की आप देख भी सकते हो यहाँ पर में। ठीक है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मीर नवाजिश जी जो थी, उन्होंने सर आपसे पढ़ने के बाद में ये मालूम हुआ कि पढ़ाई में मजा जो है मजा भी पढ़ाई में भी मजा है, और आपके क्लास में वेट करता रहता है तो वेट रहता है। तो ये बहुत अच्छा मुझे कमेंट लगा कि उनको लगा कि यार पहली बार पता चला कि पढ़ाई करने में भी मजा आ सकती है। ठीक है, रैंक शिवानी बोल रही है कि रैंक बूस्टर सीरीज इज रियल इंटेलिजेंस बूस्टर फॉर आवर ब्रेन्स। ठीक है, अमेज टू बी अ पार्ट ऑफ टीपी। तो ये देखिए आप लोग यहाँ पर में सरफराज अनवर जी है, जैसे घी आग को जलाने का काम करती है, वैसे ही रैंक बूस्टर सीरीज ऑल इंडिया एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने का काम करेंगी। ज्योति सिंह जी ने मेरा वाला डायलॉग को जो है वो उन्होंने कुछ तो भी बनाने की कोशिश की है, हाथ लगे को आरसी क्या, दानिश सर के पढ़ाए बच्चों के सामने फारसी क्या। अच्छा चलिए, वैसे वो हाथ कंगन को आरसी क्या होता है ज्योति जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, वैसा होता है। लेकिन बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी की। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच आपके प्यारे कमेंट के लिए। स्नेहा जी का भी कमेंट आप देख सकते हो, ऐसे बहुत सारे कमेंट जो है वहां पर मैं आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप लोग भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए जल्दी जल्दी से, जैसे भी कर रहे हो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी निम्नलिखित में से कौन राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांतों में शामिल नहीं है? देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात अगर मैं करूं आप लोगों से, ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। इसके ऊपर में मैंने पूरा का पूरा लेक्चर लिया है आप लोगों के लिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या डीपीएसपी जिसको आप लोग कहते हो, यह हमारे भारत में जो है वेलफेयर स्टेट बनाने की बात करता है, कल्याणकारी राज्य। ये यूपीएससी में भी आया था क्वेश्चन। ठीक है, कल्याणकारी राज्य कहाँ बोला गया है, तो पार्ट नंबर 4 में दिया गया है, पार्ट नंबर 4 में। ठीक है, हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक की जो चीजें हैं वो इसके अंदर में आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक।
इसमें कई सारे आर्टिकल से कई सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। नेशनल मॉन्यूमेंट्स को बचाने वाली जो बातें हैं वो बात की गई है, काम करने का अधिकार आपको दिया गया है, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क दिया गया है, राइट टू इंफॉर्मेशन इसके अंदर में नहीं है, ठीक है। कौन सा वाला शामिल नहीं है ये पूछा है आप लोगों से, नहीं के ऊपर में ध्यान दीजिए, कौन सा शामिल नहीं है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन आपके डीपीएसपी में शामिल नहीं है ना, तो ये आंसर कैसे हो सकता है। तो डीपीएसपी में शामिल नहीं है राइट टू वर्क, ये याद रखना था आप सभी लोगों ने, ठीक है। चलिए, डीपीएसपी जो है फ्रेंड्स हम लोगों ने कहां से लिया है, ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। तो आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने लिया है डीपीएसपी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एक पूरी की पूरी क्लास की है हमने कि कौन सी चीज कहां से ली गई है संविधान की, ताकि आप लोगों को वो चीजें याद हो जाए। तो वहां आपने देखा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर में, ओके। तो वेलफेयर स्टेट की बात की गई है, कहां पर में की गई है वेलफेयर स्टेट बनाने की, कल्याणकारी राज्य बनाने की, डीपीएसपी में, ठीक है। ये जो प्रावधान है आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक है, पार्ट नंबर 4 में, संविधान में हमने आयरलैंड से लिया है। अच्छा, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स क्या है, इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है अगर सरकार डीपीएसपी को लागू करने से मना कर दे तो। अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। कोर्ट में जाके बोल सकते हो कि मेरे मूलभूत अधिकार थे, फंडामेंटल राइट्स, उसका हनन हुआ है, वो मेरे को मिले नहीं, आप कोर्ट में जाके बोल सकते हो। लेकिन अगर आपकी डीपीएसपी में से कोई पार्ट सरकार लागू ना करे तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। ये सरकार की मर्जी पर है कि कौन सा वाला पार्ट लागू करना है, कौन सा नहीं करना है, ठीक है। तो ये नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है, मतलब कि इसको लेकर आप जो है न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में ये फर्क है, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों को याद रखना था फ्रेंड्स। नाउ एक देखिए डीपीएसपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है और मुझे बहुत पसंद आया था। मैं इसको एक ट्रिक के जरिए आप लोगों को याद करवाना चाहूंगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहूंगा कि उससे पहले आप सभी के सभी लोग जो है एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दे और एक बार शेयर जरूर कर दे यार। जो है आप लोगों का रिस्पॉन्स रहता है ना, तब मजा आती है पढ़ाने में। आपका हर एक बच्चे को अपनी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के जो है करना है यहाँ पर में। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर में ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है। तो ग्राम पंचायत का जो गठन है उसके बारे में बात की गई है आर्टिकल नंबर 40 में। ये बोला गया था गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए हम कोशिश करेंगे कि जब भी अनुकूल समय आए हम ग्राम पंचायत का गठन करें, हमारे भारत के अंदर में ग्राम पंचायत का गठन करेंगे, ठीक है। ये बात की गई है आर्टिकल नंबर 40 में। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी जिसको बोलते हो आप, देखो मैंने इसको याद करवाया था आपको एक ट्रिक से कि 4 और 4 एक जैसे है, ठीक है। 4 और 4, ठीक है, है ना, एक जैसे है, तो यूनिफॉर्म समान, तो समान आचार संहिता या फिर समान जो है यहाँ नागरिक संहिता जो है आप लोगों की फ्रेंड्स, ये लगेंगी आर्टिकल नंबर 44 के तहत, जिसमें बोला गया है कि सभी लोगों के ऊपर में समान कानून लागू होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में जो है फ्रेंड्स कृषि और पशुपालन, देखो खेत में आप जो है अगर मान लो 4 बीज डालोगे तो वो 4 बीज 8 हो जाएंगे, ठीक है, मतलब डबल, ठीक है, 4 का डबल। फिर 4 पशु रखोगे आप, 4 बकरे बकरी रखोगे, मतलब कुछ भी रख सकते हो आप, आपकी मर्जी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि सारे बकरे रख लिए, फिर नहीं बोलना कि सर आपने तो बोला था कि बकरे बकरी रख लिया, कुछ भी रख लेंगे, मतलब समझ गए ना, आप लोग भी समझदार हो तो समझदारी से रखना, अगर करना है तो। इसको तो 4 का 8 हो जाएंगे, ठीक है, पशुपालन डबल, तो खेत में भी बीज बोओगे तो 4 का 8 हो जाएगा, पशुपालन भी करना है आप लोगों ने, 4 का 8 करना है तो बकरा बकरी जो भी रखना है अपने हिसाब से अपने अनुपात में रख लेना बराबर से, ठीक है। तो ई की जो है 48 हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर में अनुच्छेद, ई की जोड़ी 2 के साथ लगेंगे आप लोगों की, तो ये हो गया। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स पृथक्करण, बांटना, सेपरेशन ऑफ पावर, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में पावर का बंटवारा, बंटवारा करना मतलब क्या होता है, मान लो राम और श्याम 2 भाई है, ठीक है, दोनों की आपस में बन नहीं रही, तो उनके बीच में क्या करते हैं, बंटवारा कर देते ना, 50-50 कर देते, आपस में बांट देते, तो 50-50, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 50 पावर्स का बंटवारा, ओके। उसके बाद में फ्रेंड्स आप जब 51 साल के हो जाते हो तो आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आप शांति का अनुभव करना चाहते हो, तो अंतरराष्ट्रीय शांति, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति, ओके। 51, क्योंकि अब 50 की उम्र पार हो गई भाई आपकी, अब शांति से जियो। तो अब आप लोग देख लीजिए आंसर क्या होगा यहाँ पर में, और जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ कि आंसर क्या होने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, सभी लोग। और अगर सेशन पसंद आ रहा है और ऐसे ही क्वेश्चंस चाहते हो तो हर एक बच्चा अपना अपना कंट्रीब्यूशन देगा, ठीक है, और उसी के कंट्रीब्यूशन से फिर समझना कि आपके आगे के लेक्चर्स हो रहे हैं या नहीं, ठीक है।
अपना अपना लेक्चर जो है वो समझना है आपने। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऊपर से आंसर ई, हे भगवान। अरे जावेद जायरा जी, कितना इजी क्वेश्चन है ये, टफ क्वेश्चन है क्या? इसको मैं इजीएस्ट से भी इजीएस्ट की कैटेगरी में रखूंगा, ठीक है? आप बताओ, इसको टफ की कैटेगरी में बोलेंगे क्या अपन? अरे सारा का सारा याद करवाया हुआ है। आप एक बार क्लास देखिए मेरी, अगर आप लोग, अगर आप में से किसी ने भी देखा हो ना मेरा क्वेश्चन, मेरा लेक्चर जो है आपका डीपीएसपी वाला, उसको ये क्वेश्चन जो है ना हलवा लगेगा एकदम। क्लास के अंदर में कराया, इतना रिवीजन कराया मैंने कि आपको याद हो गया होगा। कोमल नाथ जी बोले, अगर ना होता लाल सूरज दिन को चमकाता कौन? अगर ना होता सूरज लाल तो दिन को चमकाता कौन? अगर ना होता दानिश सर तो हमारा भविष्य बनाता कौन? दानिश सर इज ग्रेट फॉर आवर लाइफ, ग्रेट लाइफ। थैंक यू वेरी मच कोमल नाथ जी, आपके प्यारी सी लाइन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में ये आप लोग देख सकते हो, इसका पूरा का पूरा सारा यहाँ पर में लिख दिया है ना। अब देखिए यहाँ पर भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री शामिल हो सकते हैं, इसी के ऊपर में बेस्ड एक क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई की री एग्जाम के एक शिफ्ट में आया था। ठीक है, ध्यान से समझिए आप सभी लोग इसको, बीपीएससी टीआरई के री एग्जाम के अंदर में आया था। पुष्पा प्रजापति बुरे, बहुत इजी बना दिया है हमारे दानिश सर के लिए, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अरे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ऐसा लिखना चाहिए था आपने। चलिए, तो देखिए यहाँ पर मैं, और आप लोगों के लिए भी कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आप लोग कर रहे हो, आप लोगों की मेहनत है ये, ठीक है। 15%, मतलब कि अगर मान लो कि मैं कल जाके प्रधानमंत्री बन गया, ये मैं हूं, ठीक है, हमारा नेता कैसा हो? दानिश सर जैसा हो, ठीक है, दानिश सर, ओके। अब इनमें से मान लो आप सब लोग जो है सांसद बन गए, लोकसभा में चुनकर आ गए आप सभी लोगों में से कुछ लोग, ठीक है। अब मैं कितने लोगों को मंत्री बना दूं? क्या पूरे 545 543 लोगों को मंत्री बना दूं मैं, सबको खुश करने के लिए? क्योंकि सबको खुश नहीं किया जा सकता। अब देखो यहाँ पर मैं कितने देर से बोल रहा हूँ कि सब लोग जो है जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे। 1211 लोगों ने लाइक किया है, 1700 से ज्यादा लोग देख रहे, 1750। तो सबको खुश नहीं किया जा सकता और कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर कोई खुश होगा नहीं कभी भी। तो यहाँ पर मैं आप लोग देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कैपिंग लगा दी गई। कैपिंग क्या कर दी गई कि इसका जो है केवल 15% ही आप मैक्सिमम बना सकते हो मंत्री, ठीक है। लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ का जो है, टोटल स्ट्रेंथ अभी है 552 जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसका 15% मैक्सिमम जो है वो मंत्री बन सकते हैं, ठीक है, केंद्रीय मंत्री परिषद में। ऐसा ना हो कि सारे लोगों को ही मंत्री बना दिया जाए कि दानी सर का दिल बड़ा है, सबको मंत्री बना दिया, आ जाओ भाई, तू भी आ जाओ, तू भी आ जाओ, तू भी आ जाओ, तू भी आ जाओ करके, ठीक है। तो आपको बता दूं कि लोकसभा के, ठीक है, जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते, ये आप लोगों की बात की गई है। और ये जानबूझकर किया गया क्योंकि पहले क्या होता था ना कि इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को मंत्री बना दिया जाता था, ठीक है, कंटिन्यूअस मंत्री बना दिए जाते थे अलग 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 जो है लोगों को, ओके। चलिए, तो 15% की कैपिंग लगा दी गई है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ना फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए ये टफ क्वेश्चन, बिहार प्राइमरी टीचर ऑफिशियल पेपर का क्वेश्चन 24 अगस्त का, लेकिन मेरे को लगता है कि अब मेरे कल वाले जो बच्चे थे कल रात में जिन्होंने पढ़ा उनके लिए तो बहुत इजी हो गया होगा, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और उसकी अवस्थिति का सही युग्म बनाइए, तो सूरमा वैली, ठीक है, सूरमा, तो यहां पर मैं देखिए आप लोग सूरमा वैली कहां पर में है, तो सूरमा, ठीक है, आसाम से लाएंगे आप, आसमान से सूरमा लाकर तुम्हारी आंखों में लगा दूंगा, ठीक है, ऐसा याद रख लेना आप यहाँ पर, मतलब भाई मत लाना, ठीक है, ला भी नहीं पाओगे तुम, ठीक है, बट याद रखने के लिए, ठीक है, सूरमा वैली आसाम से, ठीक है। लूनेज एरिया, ठीक है, लूनेज जो है फ्रेंड्स ये खंबात की खाड़ी के पास में है, गुजरात में, लूनेज, ठीक है, गुजरात में, ओके। तो देखो लूनेज, लूनार से याद रख लेना आप लोग, लूनेज, लूनार, लूनार मतलब चांद होता है ना, लूनार एक्लिप्स, लूनेज, तो रात में जो है आप लोगों का लूनार एक्लिप होता है। लूनेज क्षेत्र गुजरात में खंबात की खाड़ी के पास में। केजी, अब ये केजी का मतलब क्या है मुझे बताइए, क्योंकि मैंने कल रात में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था आपके रैंक बूस्टर वाली क्लास के अंदर में, ठीक है, कि केजी क्या होता है। केजी, केजी का मतलब बताया यहाँ पर मैं। थैंक यू वेरी मच कृष्णानंद कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए।
देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं केजी की, तो इसका मतलब है कृष्णा, ठीक है, और कृष्णा और गोदावरी, गोदावरी। अब कृष्णा गोदावरी नदियां जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि यहां से जो है ये गोदावरी नदी है और यहां से आती है कृष्णा नदी। तो इनके बीच वाला जो एरिया है यहाँ पर में, ये वाले एरिया की बात हो रही है, तो कृष्णा गोदावरी बेसिन बोलते हैं। बंगाल की खाड़ी के पास में है, यहाँ बंगाल की खाड़ी आपको पता है ना, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सही युग्म पूछा था आप लोगों से, तो सही युग्म आप लोग जो है बहुत ही आसानी से लगा दोगे, मोर देन वन ऑफ दी अबव। ठीक है, सिंपल, डी इज द करेक्ट आंसर। तो जितने भी लोगों ने कल रात में क्लास देखी थी उनको तो अब ये याद हो गया होगा। अब सिंपल भी पूछे ना, सुरमा वैली कहाँ है, आसाम के अंदर में, लूनेज एरिया कहाँ है, गुजरात में, केजी बेसिन जो है वो कहाँ पर में, किस साइड में, बंगाल की खाड़ी वाले साइड में, आप लोग याद कर लोगे आराम से। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें याद हो गई है। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, और भी बहुत सारी चीजें देखी थी, बट अभी हम लोग क्वेश्चन की तरफ में जल्दी से आगे बढ़ते हैं। 1776 की अमेरिकी क्रांति के दौरान कितने ब्रिटिश उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा की? देखिए दो तीन चीजें जो आप लोगों ने यहाँ पर में याद रखनी है कि पहली बात तो अमेरिका ने जो है स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? 1776 के अंदर में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है आप लोगों का, अमेरिका की कॉलोनीज ने कौन सी तारीख को स्वतंत्रता की घोषणा की थी? डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। वो की थी 4 जुलाई 1776 को। ठीक है, तो उस दिन वो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, 4 जुलाई को, 4 जुलाई 1776 को उन्होंने घोषणा की थी। तो 4 जुलाई को जो है अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, 1776 में उन्होंने घोषणा की थी। कितनी कॉलोनीज थी? ये आज जो आपको अमेरिका इस तरीके से दिखता है ना, इधर की 13 कॉलोनीज थी बस। वो अभी मैप में भी आपको दिखाऊंगा मैं। 13 कॉलोनीज थी जिन्होंने अपनी आजादी की घोषणा की थी। ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया था उन्होंने। तो 13 कॉलोनीज थी, मैं आपको मैप के थ्रू भी दिखाता हूँ यहाँ पर। ये आपका पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये यहाँ पर मैं आप देख सकते हो, ये 13 कॉलोनीज, ये पूरा यूएसए आज का। ठीक है, इधर में वो भी है आपका अलास्का, बट वो उसको छोड़ दो, अभी का बाद में देखते हैं उसको। तो ये यहाँ पर में आप लोग देखेंगे कि ये 13 कॉलोनीज थी जिन्होंने आजादी की घोषणा की थी। कौन से साइड में थी? ये प्रशांत महासागर वाले साइड में थी या फिर अटलांटिक महासागर वाले साइड में? तो ये अटलांटिक महासागर वाले साइड में थी ये सारी कॉलोनीज, अटलांटिक ओशियन। ठीक है, उधर साइड में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था फ्रेंड्स, इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा सभी के सभी लोग। ओके, 13 कॉलोनीज वाला पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर में इसको भी देख लिया है। और साथ ही साथ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत, मतलब कि हमारे भारत के संविधान में कुछ चीजें ऐसी है जो मूलभूत है, उसको नहीं बदला जा सकता। ठीक है, वो कौन से वाले केस में प्रतिपादित किया गया था और वो केस कौन से साल में आया था, कौन से साल में जो उसका फैसला आया था, जल्दी बता दीजिए आप लोग। तो आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि हमारे भारत के अंदर में संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संशोधन अमेंडमेंट जो है, ठीक है, संविधान संशोधन जिसको आप लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये हो सकता है आप लोगों का आर्टिकल नंबर 368 के तहत। अब इसमें कौन कौन सी चीजों को अमेंड किया जा सकता है, कौन कौन सी चीजों को बदला जा सकता है, किन चीजों को बदला नहीं जा सकता, उसकी व्याख्या की गई है। केशवानंद भारती केस था ये आपका, इसका फैसला आया था फ्रेंड 1973 के अंदर में। ठीक है, 1973, ओके, 1973 के अंदर में ये फैसला आया था। तो केरल के ये थे साध्वी केशवानंद भारती जी। ठीक है, केरल सरकार के खिलाफ जो है इन्होंने ये मामला किया था। धीरे धीरे ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद में इसका फैसला दिया। और यहाँ पर में उन्होंने बताया कि भाई कुछ चीजें ऐसी है जिसमें केंद्र सरकार, मतलब ये केस था अलग, ठीक है, उसमें बातचीत जब आगे निकली, आगे निकलती गई, बहस हुई, तो बहस में बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आई। ठीक है, और उसके अंदर में ये सामने निकल कर आया कि भाई कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जिसमें संविधान के अंदर में बदलाव ना हो। जैसे हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्म यहाँ पर रहेंगे, वो कभी बदला नहीं जा सकता। हमारे देश में संघ व्यवस्था रहेंगी, मतलब राज्य और केंद्र सरकार दोनों रहेंगी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक प्रधानमंत्री आया और वो ये बोले कि नहीं राज्य उज्ज्य सब खत्म, केवल एक देश रहेगा करके, तो वो बदला नहीं जा सकता। फेडरल सिस्टम को नहीं बदला जा सकता। फंडामेंटल राइट जो है उसको पूरी की पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता कि नहीं अब किसी को कोई फंडामेंटल राइट नहीं रहेंगे। हाँ, इमरजेंसी के दौरान कुछ चीजें होती है, वो अलग मैटर है जो आपको बताया भी है मैंने, लेकिन ओवरऑल हटा ही दिया जाए उसको, वैसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो मूलभूत ढांचे के अंदर में आती है आप लोगों की। ठीक है, तो केशवानंद भारती केस के अंदर में हुआ था ये आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कौन से साल में आया था ये फैसला, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन से साल के अंदर में आया था, मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स की कुछ चीजें ऐसी है। ठीक है, और एक्चुअली पता है आप लोगों को कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई 13 जज एक साथ बैठे थे। ठीक है, और अगर आपको इस फैसले को पलटना है
तो आपको पता है कितने जज बैठाने पड़ेंगे एक साथ? 15 जज एक साथ बैठाने पड़ेंगे, और उसमें से भी फिर 8 जज जो है इसके खिलाफ फैसला दे। तो इसको बदलना बहुत मुश्किल है इस फैसले को, क्योंकि सबसे बड़ी जो बेंच थी, ठीक है, अब तक की 13 जजों की बेंच, ठीक है, वो बैठी थी इसके ऊपर में, 13 जज, ठीक है, और उन्होंने जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में फैसला दिया था इसका। अगर इसको बदलना है तो इससे बड़ी बेंच बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो संविधान की सर्वोच्चता, संविधान नहीं बदला जा सकता हमारा, कानून का शासन रहेगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अधिकारों का विभाजन, ठीक है, मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जुडिशरी वगैरह के अंदर में जो पावर का बंटवारा है, संघवाद मतलब कि फेडरलिज्म नहीं बदला जा सकता, धर्मनिरपेक्षता हमारा जो है ये चीज है, संप्रभु, हमारे देश को कभी भी किसी के हाथ में नहीं बेचा जा सकता, नहीं तो कोई एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई आए और वो जो है वो चाइना को बेच दे हमारा देश, ऐसा नहीं किया जा सकता। हमारी सोवरेनिटी के साथ में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट्री सिस्टम रहेगा, मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि कभी किसी एक व्यक्ति को डायरेक्टली चुना जाए, ठीक है, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति को चुना जाता है, वैसे नहीं हो सकता कभी भी हमारे देश में। हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब सांसद चुने जाएंगे और फिर संसद में जिसके पास में बहुमत रहेगा उसी की सरकार बनेगी। तो ये हमारा है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव निम्नलिखित में से कितनी अवधि के लिए होता है, जल्दी बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों के देखिए फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पर में। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि जस्ट अ सेकेंड, 6 साल 6 साल 6 साल लिख रहे हैं मैक्सिमम लोग यहाँ पर में। ओके, 6 साल लिख रहे हैं। राज्यसभा के सदस्य को चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो देखो फ्रेंड्स, एक चीज ना आपको याद रखना है कि राज्यसभा जो है इनके सदस्य जो है उनका कार्यकाल होता है 6 साल के लिए। लेकिन अगर आप लोग केवल राज्यसभा की बात करेंगे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने होता है, तो वो परमानेंट सदन है, वो कभी भंग नहीं होता, वो परमानेंटली चलता रहता है। लेकिन उसके जो सदस्य, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं। हर सेकेंड ईयर, हर सेकेंड ईयर जो है क्या होता है, 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, 1/3 रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पे नए आ जाते हैं। इससे क्या होता है कि वो बस रोटेशन चलता रहता है, ठीक है, नए नए सदस्य आते हैं, पुराने रहते हैं, और इस तरीके से वो कभी भी भंग नहीं होता। बस पहली बार जो सिस्टम था, फर्स्ट टाइम राज्यसभा जब पहली बार बनी थी 1952 में, तब जो है वो एक लॉटरी सिस्टम से बनाया गया था कि किसका 2 साल का रहेगा कार्यकाल, किसका 4 साल का, किसका 6 साल का, ताकि वो रोटेशन बन जाए, 2-2 साल का जो रोटेशन है ना वो बन जाए अच्छे से। तो वो 2-2 साल वाला रोटेशन बन गया, फिर अब तक वो चला आ रहा है, ठीक है। तो हर 2 साल के अंदर में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और उनकी जगह पे नए आ जाते हैं। तो टोटल जो है एक सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपसे बताता हूँ, एक बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है, ठीक है, बट अगर आ गया तो केवल आप लोग कर पाओगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। मान लीजिए कि कोई एक सदस्य किसी एक राज्य से है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते बिहार से है, राज्यसभा गया वो, अब वो 5 साल तक वो राज्यसभा का सांसद रहा, ठीक है, और उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके जगह पे कोई और चुनकर जाएगा उसके जगह पे, तो क्या वो फिर से 6 साल के लिए चुनकर जाएगा जो उसके जगह पे गया है? बताइए मुझे, हाँ या ना। क्या आप लोगों के मन में ये सवाल आया? अगर ऐसा हमने किया कि वापस से 6 साल दे दिया उसको, तो फिर तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, है ना। तो ऐसे नहीं होता। जो भी सदस्य, अगर किसी ने इस्तीफा दे दिया, उसके जगह पे अगर चुनाव हो रहा है, या किसी की मृत्यु हो गई उसकी वजह से चुनाव हो रहा है, या किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया और उसके वजह से चुनाव हो रहा है, तो जो नया व्यक्ति उसके जगह चुनकर आएगा उसी राज्य से, ठीक है, वो बचे हुए उसके टर्म के लिए जो है सर्व करेगा केवल। अगर 1 साल बचा हुआ है तो वो एक ही साल के लिए रहेगा, फिर बाद में 1 साल बाद जो है वो वापस से चुनकर आना पड़ेगा उसको। तो अगर किसी भी व्यक्ति के राज्यसभा से जो है उसकी सदस्यता खत्म होने के कारण, कोई भी रीजन हो सकता है, मर गया होगा या कोई भी और रीजन हो गया, तो उसके वजह से जो सीट रिक्त हुई उसके ऊपर में जो व्यक्ति आएगा वो केवल उस पहले वाले व्यक्ति की बची हुई टर्म को पूरा करेगा, ठीक है। ये एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। ये मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है, आपको बता दूं, ये मैक्सिमम लोग जानते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। अगर मान लो कभी एग्जामिनर के मन में आ गया और उसने ये सवाल बना दिया, तो भाई बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर में, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है जो आप लोगों ने याद रखना है।
तो जल्दी जल्दी से सेशन को जो है फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी के सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं। और साथ ही साथ बता दूं, जितने भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कोर्सेज के साथ में जुड़कर जो है अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, ठीक है, वो बच्चे जो है फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के कोर्सेज के साथ में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं देखिए दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर में स्थित है, ये पूरा का पूरा जो ई बुक है वो भी आपको प्रोवाइड की गई है, जिसमें जितने भी क्वेश्चन हुए हैं आपके अब तक बीपीएससी के एग्जाम में आए हैं, वो सारे क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड करवा दिए गए आप लोगों को। तो दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर में स्थित है, ठीक है, ये बताना है आप लोगों ने। तो दक्षिण गंगोत्री स्थित है उत्तराखंड में, अंटार्कटिका में, हिमालय में, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। कहां पर में जल्दी बताएंगे। तो दक्षिण गंगोत्री जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को याद रखना है कि हमारा अंटार्कटिका के अंदर में रिसर्च स्टेशन है, ठीक है। तो अंटार्कटिका में मौजूद है दक्षिण गंगोत्री। ये एक्चुअली में कोई पहाड़ या कुछ ऐसी चीज नहीं है, ये रिसर्च स्टेशन है, रिसर्च के लिए एक स्टेशन है हमारा, जो हमने अंटार्कटिका में लगाया है। ऐसे और भी रिसर्च स्टेशन हम लोगों ने लगाए हैं, जैसे कि मैत्री, भारती, ठीक है, और ये दक्षिण गंगोत्री। तो मैत्री, भारती और दक्षिण गंगोत्री, ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि रिसर्च स्टेशन हमारे भारत के। दक्षिण गंगोत्री बना था 1983 के अंदर में, फिर मैत्री, और अभी सबसे लेटेस्ट वाला 2012 का भारती, ठीक है। ये देख सकते हो आप लोग फ्रेंड, दक्षिण गंगोत्री जो है अब इसको डिसकमीशन कर दिया गया है, डिकमीशन मतलब इसको अब बस भारत का एक स्मारक के रूप में वहां रखा हुआ है, बाकी वहां काम नहीं होता। उसके थोड़ा सा ऊपर में जाओगे तो मैत्री जो है हमारा वो बना था रिसर्च स्टेशन, और यहाँ पर में हमने भारती नामक जो है वो रिसर्च स्टेशन बनाया है। तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती अंटार्कटिका के अंदर में हमारे रिसर्च स्टेशन है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, अंटार्कटिका के अंदर में हमारे रिसर्च स्टेशन, ठीक है। अंटार्कटिका के अंदर में कोई भी परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, मतलब वहां कोई रहता नहीं, आपके नाना मामा ताया का किसी का घर नहीं है वहां पर में, ठीक है। वहां केवल रिसर्च होती है, साइंस को समर्पित है ये अंटार्कटिका महाद्वीप, साइंस को समर्पित है, किसी एक देश की बपौती नहीं है ये। ओके, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के जरिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए, जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, जितने भी लोग देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है, ठीक है। तो वो भारत सरकार भारत में संसद का सदस्य नहीं होता, फिर भी भारत के संसद की कार्रवाई के अंदर में पार्टिसिपेट करने का हकदार होता है। ये क्वेश्चन आपकी 70वीं बीपीएससी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। ये बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, और ऐसी कोई जो है पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम नहीं है जिसमें कभी ना कभी एक बार तो भी ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जो वकील होता है, सबसे बड़ा वकील, ठीक है, वो जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में जा सकता है। अभी आप लोगों से एक क्वेश्चन बन सकता है इस समय में, ठीक है, प्रेजेंट में भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, ठीक है। तो आर वेंकट रमनी है फ्रेंड्स, ये याद रखना, ये भी एक क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार के अंदर में आर वेंकट रमनी अभी भारत के अटॉर्नी जनरल है, ठीक है। यहां पर मैं आप देख सकते हो करंट अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी है, ओके। और आर्टिकल नंबर 76 में इनकी बात की गई है, ये यूपी टेट के पेपर 1 के अंदर में क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। सोचिए आप लोग, पेपर 1 प्राइमरी के अंदर में आ गया था क्वेश्चन, कि भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, जिनको हिंदी में महान्यायवादी कहा जाता है, उनका आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल नंबर 76 है। ये केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, और यहाँ पर में इनके इनके पास में योग्यता होनी चाहिए उच्चतम, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की जो क्वालिफिकेशंस है, वही सारी क्वालिफिकेशंस इनके पास में होनी चाहिए, तब ये बन सकते हैं। साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं मैं कि इनको भारत में किसी भी कोर्ट में, ठीक है, यहाँ पर में ऑडियंस होने का अधिकार है, मतलब वो किसी भी कोर्ट में जाकर बैठ सकते हैं। ऐसे भारत की कोई कोर्ट नहीं है जो उनको आने से रोक सके अंदर में। अगर उनका मन हो कि भाई मेरे को ये केस है, बस इसमें जाकर बैठना है, मेरे को देखना है क्या क्या हो रहा है, तो उनको नहीं रोका जा सकता, ठीक है, उनके पास में ये अधिकार है। तो भारत के किसी भी कोर्ट में जाकर बैठने का अधिकार इनके पास में है, भारत के टेरिटरी के अंदर में। दूसरी चीज, भारत की संसद के अंदर में ये बैठ सकते हैं, उसमें भाग ले सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, वोट नहीं कर सकते, वोट करने का अधिकार नहीं है इनके पास में, संसद के अंदर में वोट करने का अधिकार नहीं है, ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। तो आर वेंकट रमनी है, आर्टिकल नंबर 76 है, ये आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, तो ये पॉइंट्स आप लोगों के। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि पंचशील एग्रीमेंट कब हुआ था, ठीक है, पंचशील जो एग्रीमेंट है वो आप लोगों का कब हुआ था, और कौन से दो देशों के बीच में हुआ था, ये आप लोग मुझे बता देंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। आप लोग मुझे बताएंगे नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोग मुझे बता देंगे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसके ऊपर में बेस्ड था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कौन सी चीज पर बेस्ड था, इंडस्ट्री पर, एग्रीकल्चर पर,
या फिर आईटी इंडस्ट्री पर, किस चीज के ऊपर मैं बेस्ड था, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि ऐसे ही और भी बहुत सारे लेक्चर्स आप लोगों के लिए मैं लेकर आ सकूं, ठीक है। और जितना ज्यादा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उतना ज्यादा जो है मैं आप लोगों के लिए लेक्चर लेकर आता रहूंगा। साथ ही साथ जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोगों में से मैक्सिमम लोग जो है वो जुड़कर अपनी पढ़ाई शुरू कर चुके हैं, ठीक है। अभी भी मौका है, अभी से शुरू करिए। जब प्यास लगेगी तब अगर कुआं खोदने बैठोगे तो प्यासे मर जाओगे। आपको अभी से करना पड़ेगा। जब बाकी लोग आराम कर रहे हैं उस समय में जो मेहनत करता है ना वो आगे बढ़ जाता है। ये चीज ध्यान रखना आप लोग मेरी एक बात हमेशा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है। नीचे में नंबर चल रहा है, आप लोग उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, या टीचिंग परीक्षा ऐप डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए, उस पर भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।